रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 2 जिसका अनुमान है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट्स इसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 3 को देखते हैं, जिसका अनुमान है नैरेटिव टेक्स्ट्स यानी बयान या मतन। तो हमारे इस यूनिट के का साख्त कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, उसके बाद इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे बयान या मतन की खुसूसियात, बयान या मतन का ढांचा यानी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, और बयान या मतन का नमूना जिसमें हम नमूना यानी सैंपल को पढ़ेंगे। उसके बाद साखत और वजाहत को समझना, इस पे हम बात करेंगे। फिर कुछ मुमकिन सवालात करेंगे और फिर पढ़ने की हिकमत अमली को पढ़ेंगे। उसके बाद मतन की मश्क करेंगे। फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में यानी बयानिया मतन है, इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है यानी मकासद जो है वो हम जानेंगे। यानी बयानिया जो है वो कहानी सुनाने की किसी भी शक्ल की बुनियाद है। तो जब भी कहानी सुनाने का अमल होता है तो इसका कलीदी पहलू बयानिया होता है, और बयानिया के मतन की तफहीम इसके बाद बयानिया की तरीकों की शनाख्त के अमल को शामिल करेगी। और अगर बयान का मकसद या मकाला बयान समझ में आ जाए तो मतन समझ में आ जाता है। तो फहम पढ़ने के अमल के लिए नागरेज है। जब आप बगैर समझे पढ़ते हैं तो अमल बेकार हो जाता है, यानी रिडंडेंट। अगर हम बिना समझे किसी भी नरेशन को पढ़ेंगे, किसी भी बयान या मतन को पढ़ेंगे, वो बेकार हो जाता है, वो रिडंडेंट हो जाता है। तो उसको समझने का जब तक न समझ में आ जाएगा तो कोई मकसद कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये सब पूरा यूनिट जो है बेसिकली ये कॉम्प्रहेंशन के अराउंड ये सब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टेक्स्ट को कॉम्प्रहेंड करना है, कॉम्प्रहेंशन की स्किल्स क्या है। तो आज हम नैरेटिव टेक्स्ट को किस तरह से कॉम्प्रहेंड करना है, किस तरह से समझना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें अप्लाई करनी है, तो इस यूनिट में हम ये सब सीखेंगे। तो हम सबसे पहले तारुफ यानी इस यूनिट का जो तारुफ है वो देते हैं। नरेशन जो है यानी बयानिया मतन जो है ये एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है। स्टोरी टेलिंग जो है या तो ये फिक्शन स्टोरीज होती हैं या रियल इवेंट्स को ही डिस्कस करती हैं। यानी जो नरेशंस होती हैं, नैरेटिव टेक्स्ट्स होती हैं, या तो ये फिक्शन स्टोरीज होती हैं या तो ये नॉन फिक्शन स्टोरी होती हैं। नॉन फिक्शन यानी रियल, और फिक्शन यानी जो अनरियल हो, मेड अप स्टोरीज हो। तो अगर हम वर्ड नरेट को देखते हैं, नरेट वर्ड जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मतलब है टू टेल अ स्टोरी, टू डिस्क्राइब अ स्टोरी। और जो नरेटर जो है, वर्ड नरेटर, नरेटर हम उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी स्टोरी को बयां करता है, जो स्टोरी किसी भी स्टोरी को बोलता है यानी नरेट करता है, उसको हम नरेटर कहते हैं। और नैरेटिव टेक्स्ट्स वो टेक्स्ट्स होती हैं जिनमें वो वाले टेक्स्ट होते हैं जिनमें स्टोरीज होती है, चाहे वो फिक्शनल हो चाहे वो नॉन फिक्शनल हो। तो नैरेटिव फिक्शनल नैरेटिव्स यानी जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं, या डेस्क्रिप्टिव या ऑग्यूमेंटेटिव नैरेटिव्स भी हमारे पास होते हैं। यानी हम या तो नैरेटिव डेस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ नैरेटिव होती है, वरना आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ नैरेटिव्स होती है, वरना फिक्शनल टाइप्स ऑफ नैरेटिव्स होती है। और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो इसके अंदर या तो रियल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करती हैं या तो ये अनरियल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करती हैं। अगर ये नॉन फिक्शनल स्टोरी है तो राइटर के पास एक ऐसी लिबर्टी होती है कि वो
किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से बयां करे, उसको नरेट करने की लिबर्टी होती है, वो किस तरह से किसी भी बात को पेश करे, वो उसकी लिबर्टी होती है। लेकिन रियल इवेंट्स यानी नॉन फिक्शनल स्टोरीज जो हैं, उनमें ऐसी लिबर्टीज नहीं होती हैं राइटर के लिए। तो राइटर जो है वो किसी महदूद के अंदर वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है। लेकिन नॉन फिक्शनल स्टोरीज में इसमें राइटर को एक लिबर्टी होती है कि किस तरह से वो फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को किस तरह से वो बयां करें। तो नैरेटिव टेक्स्ट्स में क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से जो नैरेटर है वो स्टोरी को किस तरह से बयां करता है, किस तरह से वो नैरेट करता है, किस तरह से सिचुएशंस को क्रिएट करता है, सेटिंग्स क्या रखता है, किस तरह से कैरेक्टर्स जो है किस तरह से वो बयां करता है कैरेक्टर्स को। ये सब जो है ये राइटर की क्रिएटिविटी पे डिपेंड होती है, चाहे वो फिक्शनल स्टोरी लिखे, नॉन फिक्शनल स्टोरी लिखे। क्रिएटिविटी जो है ये इसका बहुत ही अहम किरदार है। तो जिस तरह से डॉक्टर रहमत हुसैन और डॉक्टर आनी हॉलिला इसने इसकी जो नैरेटिव टेक्स्ट की डेफिनेशन इस तरह से लिखी है कि नैरेटिव टेक्स्ट जो है इसका जो नैरेटिव टेक्स्ट इसका एक सोशल रोल होता है, यानी इसका सोशल फंक्शन है। एक ऐसा जॉनर है जो एक स्टोरी टेलिंग का एक जॉनरा है, तो जिसमें इसका जो रोल है सोशल फंक्शनल रोल है। तो इसमें जो नैरेटर है या तो बहुत सारे इवेंट्स को डिफाइन करता है या ऐसे कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो सोसाइटी में जो सही तरीके से नहीं हो रहे हो, या किसी रूल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, या किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, या किसी भी ऐसे हादसे को बयां करता है। तो ये सब जो है ये राइटर पे डिपेंड होता है, ये सब नैरेटर पे डिपेंड होता है किस तरह से, किस टाइप की वो नैरेटिव टेक्स्ट, किस टाइप का नैरेटिव टेक्स्ट लिखे। तो वो सब नैरेटर पे डिपेंड होता है। तो इसमें जो है इसमें प्रॉब्लम्स रेज होती हैं, इसमें लास्ट में सोल्यूशन जो है वो नैरेटर जो है अपनी स्टोरी में एक प्रॉब्लम को उठाता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी देता है। चाहे वो स्टोरी के अंदर वो या तो हैप्पी एंडिंग होता है वरना वो सैड एंडिंग होता है। तो इस तरह से जो डॉक्टर रहमत हुसैन जो है उन्होंने यानी नैरेटिव टेक्स्ट की ये डेफिनेशन दी है। उसके बाद जो नैरेटिव टेक्स्ट जो हैं इसमें अपनी एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले यानी इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, और हर किसी हर किसी पैराग्राफ में अपनी एक सब हेडिंग्स होती है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर थीम को डिस्कस करती है। इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट्स, यानी बयानिया मतन की खुसूसियात क्या है। तो बयानिया मतन की खुसूसियात जो है इसको बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसको थीम में डिवाइड किया गया है, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद किरदार यानी कैरेक्टर, उसके बाद नुक्ता नज़र यानी पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसके बाद प्लॉट, और फिर लास्ट में प्लॉट जो है इसकी भी अपनी एक सब डिविजन्स हैं। यानी प्लॉट में एक्सपोजिशंस आती हैं, फिर प्लॉट में कॉन्फ्लिक्ट्स, राइजिंग एक्शंस, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शंस, रेजोल्यूशन। तो ये सब जो है ये प्लॉट के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नैरेटिव टेक्स्ट्स की जो फीचर है वो सबसे पहले वो थीम है। थीम जो है वो मेन आइडिया होता है नरेशन का, नैरेटिव टेक्स्ट का वो मेन आइडिया रहता है। जब भी एक रीडर जो है किसी भी नैरेटिव टेक्स्ट को पढ़ता है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करता है कि ये जो टॉपिक है ये इसकी थीम क्या है, किसके अराउंड ये बात कर रहा है। एक नैरेटर जो है किस अराउंड बात कर रहा है, क्या मेन टॉपिक क्या है उसको डिस्कस करता है, किस तरह से डिस्कस करता है, और उस मेन टॉपिक में वो क्या क्या बोलता है।
तो वो सब जो है ये थीम के अंदर आ जाती है, सब थीम के अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो थीम के अंदर जो है ये इसमें पर्पस ऑफ राइटिंग भी है, इसमें जो नरेटर का जो पर्पस है, राइट करने का पर्पस है, वो सब थीम में इंक्लूडेड होता है। और थीम से ही डिसाइड होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्यों, इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज किया गया है, इसके बारे में जो नरेटर है वो क्या बात करने वाला है और किन मेन पॉइंट्स को वो डिस्कस करने जा रहा है, उसकी ओपिनियन क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, वो क्या ख्याल रखता है इसके बारे में, वो सब जो है वो थीम में ही इंक्लूडेड रहती है। इसके बाद आती हैं सेटिंग्स, यानी टाइम और प्लेस जहाँ पर एक नैरेटर ने अपनी इस नरेशन को सेटअप किया है उसको हम सेटिंग कहते हैं। तो जो सेटिंग है इसमें इसमें ये जो सेटिंग्स है या तो ये नॉवेल्स में देखने को मिलती हैं, शॉर्ट स्टोरीज में देखने को मिलती हैं, प्लेज में देखने को मिलती है और फिल्म्स में यूजुअली देखने को मिलती है। तो मतलब यानी जो नरेटर है ये टेक्स्ट को किस तरह से ऑनसेट जो है इसका इसकी सेटिंग कैसी है और पूरी जो अ, या फिल्म है या नरेशन है या स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, एक इसकी सेटिंग, पूरी सेटिंग क्या है, कहाँ पर ये सिचुएशन क्या दिखाई गई है, ये सब इसमें सेटिंग में हम देख सकते हैं। सेटिंग में हम नरेटर का टोन भी देखते हैं और इसका सेटअप, सिचुएशन, किस एनवायरनमेंट में ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये किस एनवायरनमेंट में कही गई है, सिचुएशन क्या है, या इन कैरेक्टर्स कहाँ पर सेटअप हुए हैं, वो सब चीज़ें जो है वो सेटिंग में देखते हैं। और उसके अंदर टोन भी, जो नैरेटर का टोन है वो भी इस सेटिंग के अंदर देखने को मिलता है। या मोड ऑफ नरेशन क्या है, या इसके अंदर जो है स्पेस ऑफ टेक्स्ट क्या है, टाइम एंड स्पेस, वो सब बातें जो है ये सब चीजें हैं या ये सब सेटिंग्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद जो है ये इसके बाद कैरेक्टर आते हैं यानी किरदार। किरदार का नरेशन में बहुत ही अहम रोल होता है। यानी जब भी एक नरेटर है अपनी वो नरेशन रखता है तो कैरेक्टर को मद्देनजर रखकर अपनी स्टोरी को आगे रखता है, चाहे वो नॉवल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, फिल्म हो। ये सब जो है ये कैरेक्टर पे डिपेंड है। तो कैरेक्टर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो स्टोरी को वो पेश करते हैं। या जैसे एक नैरेटिव ऐसे जैसे क्या, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज या माय न्यू पेन, द गिफ्ट आई रिसीव्ड या माय फेवरेट टीचर, ये सब जो है ये भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो कैरेक्टर खाली किसी भी प्ले के जो किरदार, जो अहम किरदार अदा करते हैं, खाली वही नहीं होती है, बल्कि एक जिस पे बात की जाती है, या तो एक पेन भी हो सकता है, न्यू पेन भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो जो एक शख्स जो है उसको बहुत ही मोहब्बत के साथ उसको पोजेस करता है या उसको बहुत ही चाहता है, या उसकी खास मेमोरीज जो है वो उसके अंदर भी, उसको भी हम कैरेक्टर्स कह सकते हैं। या जो है माय फर्स्ट लव या माय व्हेन आई विजिट दिल्ली फर्स्ट टाइम, या ये सब भी कैरेक्टर्स के अंदर शामिल है। इसके बाद जो है नुक्ता नजर यानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये तो यूजुअली जो है ये 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस जो है आई और वी आता है। सेकंड पर्सन जो है इसमें यू और योर्स आता है। और थर्ड पर्सन जो है ये इसमें ही, शी और दे, यानी थर्ड पर्सन जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मौजूद नहीं है या किसी को रेफर करके वो सब बयां किया जाता है। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके बाद जो है प्लॉट। प्लॉट यानी हर किसी स्टोरी का एक प्लॉट होता है, यानी किस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है, यानी इवेंट्स जो है किस तरह से सीक्वेंस में उसको पेश करना है, कौन कैरेक्टर कौन से डायलॉग बोलने वाला है, कौन कैरेक्टर उसका क्या किरदार है,
उसका क्या रोल है, ये सब जो है वो प्लॉट के अंदर आता है। क्या ये स्टोरी फ़िक्शनल है? क्या ये स्टोरी नॉन फ़िक्शनल है? क्या ये नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है या फ़िल्म है? ये सब जो है ये प्लॉट में इंक्लूडेड रहता है। प्लॉटेड में इसमें 5 अहम चीज़ें हैं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन आती है, इसके अंदर राइजिंग एक्शंस आता है, इसके अंदर क्लाइमैक्स भी है, इसके अंदर फॉलिंग एक्शंस भी आते हैं और इसके अंदर फाइनली एक रेज़ोल्यूशन आता है, जो एक प्रॉब्लम को किसी भी नॉवल के अंदर, किसी भी नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम को जब रेज़ किया जाता है, उसके बारे में बोला जाता है, तो आखिरकार तो लास्ट में जो नैरेटर है, उसको एक सॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, यानी उसके लिए एक रेज़ोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है प्लॉट के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो प्लॉट में सबसे पहले हम एक्सपोज़िशन पे बात करते हैं, यानी नुमाइश। एक्सपोज़िशन में इसके अंदर अपीयरेंस आती है, इसके अंदर बिगिनिंग जो है, जो स्टोरी का बिगिनिंग जो है, वो सब एक्सपोज़िशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग है, मूड है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, यानी स्टोरी का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरह से देना है। यूजुअली हम जब फ़िल्म्स देखते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ को हम देखते हैं, तो सबसे पहले नैरेटर है कुछ स्टोरीज़ में या कुछ फ़िल्म्स में नैरेटर सबसे पहले एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, एक रीडर के लिए, ताकि रीडर को अंडरस्टैंड हो जाए कि ये जो इसकी जो बैकग्राउंड क्या है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है। ताकि एक रीडर के लिए एक क्लैरिटी क्रिएट हो, एक विविडनेस क्रिएट हो कि इसीलिए उसको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यूजुअली फ़िल्म्स में हम यूजुअली देखते हैं इन सब कैरेक्टर्स को, इन सब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, इस तरह की स्टोरीज़ को हम देखते हैं यूजुअली फ़िल्म्स में। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कैरेक्टर्स के रिलेटेड हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। इमोशनल साइड भी दिखाया जाता है कैरेक्टर्स का। या जैसे कि डिज़्नी फ़िल्म जो है एक बहुत ही रिनाउंड मूवी है, फाइंडिंग नेमो। तो उसमें सबसे पहले जो है डायरेक्टर सबसे पहले एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिखाता है। इस स्टोरी का जो फाइंडिंग नेमो है, इसका एक बैकग्राउंड पूरा सबसे पहले एक यानी पास्ट स्टोरी दिखाता है सबसे पहले। मूवी को दिखाने से पहले सबसे पहले बैकग्राउंड स्टोरी दिखाता है। तो ये इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे फ़िल्म्स हैं जहाँ पर बैकग्राउंड स्टोरीज़ को देखने दिखाया जाता है, ताकि जो रीडर हैं, व्यूअर्स हैं, उसको ईज़िली अंडरस्टैंड हो कि जो ये नैरेटर हैं, ये बोलना क्या चाहते हैं और जो स्टोरी जो है, ये किस मुद्दे पे है। तो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ स्टोरीज़ में होती है या इसके अंदर कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है, कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है या बिगिनिंग इन्फॉर्मेशन उसको दिखाया जाता है, यानी बिगिनिंग ऑफ स्टोरीज़ जो है, ये सब एक्सपोज़िशन के अंदर आ जाती है। सेटिंग्स जो हैं, ये सब भी एक्सपोज़िशन के अंदर इंक्लूडेड रहती हैं। कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक्सपोज़िशन के अंदर शामिल रहती हैं। फिर इसके बाद जो है इस प्लॉट के अंदर एक और सब डिवीजन है। प्लॉट के अंदर जो है वो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट में या तो जो ये पर्टिकुलर स्टोरी है या पर्टिकुलर नॉवल है या शॉर्ट स्टोरी या फ़िल्म है, ये किसी पर्टिकुलर मुद्दे के रिलेटेड जो है वो पर्टिकुलर मुद्दे को डिस्कस कर रही है, यानी किसी कॉन्फ्लिक्ट को, यानी या तो घरेलू सिचुएशन को या तो समाजी सिचुएशन को या तो इन ऑफिस सिचुएशन को यूजुअली दिखाती हैं। तो उसके बाद यानी कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर जो है वो रेज़ हो जाता है। फिर उस कॉन्फ्लिक्ट का आहिस्ता-आहिस्ता इसी स्टोरी के अंदर, इसी नॉवल के अंदर एक सॉल्यूशन भी नैरेटर प्रोवाइड करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक स्टोरी के अंदर टेंशन क्रिएट करती हैं, स्टोरी के अंदर सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। या तो कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, वरना कॉन्फ्लिक्ट प्रोटोगोनिस्ट वर्सेस एंटागोनिस्ट के रिलेटेड होता है, यानी हीरो और विलन के दरमियान होती है स्टोरी, या दो फ्रेंड्स के दरमियान होती है, या पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान होती है, हस्बैंड एंड वाइफ
जो है उसके रिलेटेड भी ये स्टोरी होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये नैरेटिव टेक्स्ट में देखने को मिलती हैं। या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये सोसाइटी के रिलेटेड भी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो सोसाइटी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट रेज कर रहा है, वैसी भी स्टोरीज हो सकती हैं। या इंडिविजुअल वर्सेस नेचर, यानी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो नेचर के खिलाफ जो है वो आवाज उठाता है। बहुत सारी ऐसी फ़िल्म्स हैं जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो नेचर के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाता है, तो उसी के अराउंड है जो पूरी नैरेशन होती है, वो उसी के अराउंड होती है। किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेज़ करता है, फिर किस तरह से नैरेटर जो है वो सॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो सॉल्यूशन रेज़ करता है। तो इस तरह की जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। या इंडिविजुअल वर्सेस सेल्फ, या एक किसी शख्स किसी कैरेक्टर को अपने ही खिलाफ वो लड़ता है, अपने खिलाफ आवाज़ उठाता है। वो वैसी भी स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं, यानी इस तरीके के भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है राइज़िंग एक्शंस, यानी राइज़िंग एक्शंस यानी अ, किसी भी या ये भी एक एक्सपोज़िशन के बाद ही इंट्रोड्यूस होता है। एक्सपोज़िशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके बाद राइज़िंग एक्शंस इंक्लूड होता है। ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है, यानी एक कैरेक्टर जो है किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को किस तरह से वो उलझता है, किस तरह से वो पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाता है, किस तरह से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आ जाता है वो। तो ये सब जो है इनको हम राइज़िंग एक्शंस कहते हैं। यानी जहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पर सस्पेंस, जहाँ पर टेंशन, जहाँ पर एक्शंस डिसीजंस जो हैं ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर या कैरेक्टर के फ्लॉज़ जो देखने को मिलते हैं, प्रोटोगोनिस्ट के फ्लॉज़ देखने को मिलते हैं या एंटागोनिस्ट के फ्लॉज़ देखने को मिलते हैं, जिनको हम राइजिंग एक्शंस कहते हैं। उसके बाद क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स जो है ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, यानी एक टर्निंग पॉइंट होता है नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर। या ये एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है एक स्टोरी के अंदर। क्लाइमैक्स जो है ये एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, यानी किस तरह से कैरेक्टर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से फेस करता है, किस तरह से सिचुएशंस को चेंज करता है, किस तरह से उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता है। तो ये सब जो है ये क्लाइमैक्स के अंदर शामिल रहता है। उसके बाद फॉलिंग एक्शंस, यानी फॉलिंग एक्शंस यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को एक रेज़ोल्यूशन क्रिएट करना, उसके लिए एक उसको सॉल्व कर देना। तो ये सब जो है फॉलिंग एक्शंस के अंदर इंक्लूड रहता है। या किसी सवाल का जवाब एंड तक ढूँढना, यानी आखिरकार जो है अगर कोई किसी नैरेशन के अंदर कोई क्वेश्चन रेज़ किया गया है, उसको लास्ट तक जो है नैरेटर एट द एंड तक उसको एक सॉल्यूशन उसको मिलता है। या किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक रेज़ोल्यूशन एक सॉल्यूशन डेवलप हो जाता है, एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है या उसको जवाब मिलता है उसके लिए, तो उसको फॉलिंग एक्शन कहते हैं। उसके बाद रेज़ोल्यूशन, रेज़ोल्यूशन जो है रेज़ोल्यूशन के अंदर एक स्टोरी कंप्लीट होती है। या तो इस रेज़ोल्यूशन के अंदर या तो हैप्पी एंडिंग होता है वरना सैड एंडिंग होता है। या इसके अंदर जो है कुछ सवालात का जवाब मिलता है या थॉट्स या इमोशंस हैं उनको या उनको एक एंडिंग मिल जाती है इसके अंदर। तो ये सब जो है ये प्लॉट्स के टाइप्स हैं, जिनको हम यूजुअली एक्सपोज़िशन, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेज़ोल्यूशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं दास्तानी मतन की साखत यानी स्ट्रक्चर ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट्स जो है, जिस तरह हमने इससे पहले यूनिट में बाकी टेक्स्ट्स के स्ट्रक्चर को देखा, इस तरह से हम इस यूनिट में भी नैरेटिव टेक्स्ट का स्ट्रक्चर से हम वाकिफ हो जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एक स्टोरी कहने का जो तरीका है उसमें कौन से पार्ट्स हैं, बिगिनिंग होती है, उसके अंदर मिडल होता है, उसके अंदर एंड होता है। यानी जो रीडर है ये कहाँ पर कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस होता है, ये कहाँ पर कौन सी सिचुएशन कैसी सेटिंग्स होती हैं, ये सब इसको देखने को मिलती है, यानी ये पूरे स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकती हैं।
तो सबसे पहले जो है बिगिनिंग, मिडल एंड एंड जो है, इसको हम दूसरे तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। यानी सबसे पहले ओरिएंटेशन, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, फिर उसके बाद रेज़ोल्यूशन। यानी वाक़फ़ियत, पेचीदगी, किरदार, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इंक्लूडेड हैं। उसके अंदर कोड़ा, ये सब जो स्ट्रक्चर के अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन पे बात करते हैं, यानी वाक़फ़ियत पे बात करते हैं। वाक़फ़ियत के अंदर जो है, वो उसके अंदर इंट्रोडक्शन होती है। ये बिगिनिंग वाला पार्ट होता है नैरेटिव टेक्स्ट का। इसके अंदर इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अंदर सेटिंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक रीडर जो है, वो ओरिएंटेशन में वो सेटिंग देखता है, वो ओरिएंटेशन में कैरेक्टर्स को जानता है, वो ओरिएंटेशन में जो बिगिनिंग है, जो टेक्स्ट का बिगिनिंग जो है, उससे वो वाक़फ़ियत हासिल करता है। उसके बाद जो ओरिएंटेशन में इसमें हू एंड व्हाट वाले सवालात का जवाब मिलता है। यानी फर्स्ट पैरा किस तरह से स्टार्ट होता है, क्यों इस तरह से जो है इंट्रोडक्शन क्रिएट की गई है, ये सब जो है ओरिएंटेशन में शामिल है। ओरिएंटेशन में हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसके अंदर हुक भी होता है, बैकग्राउंड और थीसिस। हुक यानी एक नैरेटर में एक ऐसी यानी इसका एक ऐसा क्रिएटिव सेंस होता है, जिससे वो रीडर को एक इंडल्ज करता है कि किस तरह से वो अट्रैक्ट करता है रीडर को, वो किस तरह से अट्रैक्ट करता है इस स्टोरी को आगे पढ़ने से वो अट्रैक्ट करता है, वो किस तरह से वो आगे बढ़े। वो एक कैची वे होता है, एक नैरेटर किस तरह से वो करता है। तो ये सब एक क्रिएटिव पार्ट है, जो नैरेटर है या राइटर जो है, वो अपनी टेक्स्ट्स में वो शामिल करता है। इसके बाद बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में कैरेक्टर्स दिखाते हैं, बैकग्राउंड में सिचुएशंस दिखाते हैं, इसमें इवेंट्स दिखाते हैं, सब बैकग्राउंड के अंदर शामिल हो जाती है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट यानी इसका जो मेन आइडिया जो है, किसी भी पर्टिकुलर नैरेटिव टेक्स्ट का, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे वो फ़िल्म हो, तो उन सब में जो मेन आइडिया जो है, इस तरह की टेक्स्ट का मेन आइडिया जो है, वो सब थीसिस स्टेटमेंट में शामिल रहता है। फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, यानी पेचीदगी। कॉम्प्लिकेशन जब एक रीडर जो है कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस होता है, सेटिंग से इंट्रोड्यूस होता है, मेन आइडिया से इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो है कैरेक्टर पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से वो आ जाता है, या पर्टिकुलर क्राइसिस में किस तरह से वो आ जाता है, वो सब जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, यानी पेचीदगी के अंदर दिखाई जाती है। तो यहाँ से जो कॉम्प्लिकेशन से ही मेन स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, किस तरह से प्रोटोगोनिस्ट, चाहे वो एंटागोनिस्ट हो, प्रोटोगोनिस्ट हो, किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आ जाता है, और किस तरह से उस सिचुएशन में वो कैसे निकल आता है, वो सब जो है वो इन कॉम्प्लिकेशन वाले पैराग्राफ में इंक्लूडेड रहती है। तो इस कॉम्प्लिकेशन वाले पैराग्राफ में इसमें बहुत सारी ये भी जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बहुत सारी पैराग्राफ्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले सिचुएशन पैराग्राफ इसमें शामिल होती है, फिर बॉडी पैराग्राफ, उसके बाद राइजिंग पैराग्राफ। तो सिचुएशन पैराग्राफ जो है इसमें दिखाती है कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ है, उसको पूरा डिस्क्राइब किया जाता है, पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, क्यों हुआ, यानी कैसे हुआ, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या है, वो इन सब जो है वो सिचुएशन वाले पैराग्राफ में शामिल रहती है। और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ जो है, बॉडी पैराग्राफ में राइजिंग एक्शंस जो है, नैरेटर इसमें राइजिंग एक्शंस दिखाता है। और उसके बाद क्लाइमैक्स वाले पैराग्राफ में इसमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है, एक स्टोरी का जो एक सरप्राइजिंग एक टर्निंग इवेंट जो है वो नैरेटर इस क्लाइमैक्स वाले पैराग्राफ में शामिल करता है। इसके बाद रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है ये एक कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट है होता है, यानी
रेज़ोल्यूशन के अंदर ही कंक्लूजन शामिल होता है। इसके अंदर फॉलोइंग एक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर रेज़ोल्यूशन जो है स्टोरी का वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एंटी क्लाइमैक्स जो है वो भी देखने को मिलता है। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स के जो पूरे रेज़ोल्यूशन है, पूरी जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस का आंसर है, या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सब चीज़ें जो है वो रेज़ोल्यूशन वाले पैराग्राफ में शामिल रहती हैं। तो रेज़ोल्यूशन वाला पैराग्राफ ये भी, इसके भी बहुत सारे सब डिवीजन्स हो सकते हैं। ये नैरेटर पे डिपेंड है, चाहे वो एक ही पैराग्राफ में सब रेज़ोल्यूशन इंक्लूड करे, एक ही चैप्टर में इंक्लूड करे, या एक ही पैराग्राफ में इंक्लूड करे, या बहुत सारे डिवीजन्स के लिए क्रिएट करे। और उसके बाद लास्ट में जो है वो कोडा आता है। कोडा में जो ये लास्ट पार्ट होता है, इसमें यानी या तो मॉरल इसके अंदर शामिल होता है, या जिसको हम लर्न्ड लेसन्स भी कहते हैं वो भी शामिल रहता है, या पर्टिकुलर कैरेक्टर में क्या-क्या चेंजेस आ गई हैं, किस तरह से वो पूरी जर्नी जो है किस तरह से वो पास करता है, तो वो सब जो है वो कोडा में शामिल रहती है। और कोडा में जो या तो हैप्पी एंडिंग दिखाती हैं वो, या तो सैड एंडिंग जो है वो सब इनमें शामिल रहती है। इसके बाद जो है हम नैरेटिव टेक्स्ट सैंपल्स पढ़ते हैं, यानी बयानिया मतन का नमूना, जिसमें हम सबसे पहले नमूना यानी सैंपल को देखते हैं। तो सैंपल में हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ रही हूँ। ये एग्जाम्पल असल में ये एक वेबसाइट से ली गई है, वो यूएसडी वेबसाइट से, जहाँ पर एक नैरेटिव टेक्स्ट को का एक सैंपल लिया गया है। वहाँ से एक इस वेबसाइट से एक नैरेटिव टेक्स्ट का जो एक पोर्शन लिया गया है। तो इस पोर्शन को हम देखेंगे, फिर उसको उसकी साखत को देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी पूरी वजाहत करते हैं, तो इस पर्टिकुलर सैंपल के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं इस सैंपल को पढ़ती हूँ। ये सैंपल स्टार्ट होता है यहाँ से, We arrived much late at night. As we were approaching the house, we heard dogs barking in the darkness. Cecil and Frank felt scared as the wind was blowing from the mountain forest. The night air was extremely cold and damp in that late horrible winter. We were only few meters from the huge house when we heard shootings from behind. 3 shout officers in Nazi uniform appeared, and one of them asked us to produce our ID cards. So Cecil and I were frozen to scares. Calmly, Frank showed his ID card, and the 3 tough men in their military uniform saluted at us. They let us go. Frank waved his hand, and the 3 men disappeared in the darkness, followed by the dogs barking. We were safe to pass through the most dangerous checkpoint at the border. I will never forget that horrible and threatening night. तो एक नैरेटिव का एक पोर्शन लिया गया है, नैरेटिव टेक्स्ट का एक पोर्शन लिया गया है। अब इस टेक्स्ट को हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत हम थोड़ी सी देंगे। तो इस सैंपल में नैरेटिव जो नैरेटर है, इसने बहुत सारी एलिमेंट्स का यूज किया है। जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस टेक्स्ट के अंदर देखने को मिली है, इसके अंदर सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रेज किया गया है, उसके बाद रेजोल्यूशन क्रिएट किया गया है। रेजोल्यूशन जो है आखिरकार एंड तक आ जाता है। सबसे पहले एक सिचुएशन को दिखाई गई है, सेटिंग को दिखाया गया है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको दिखाया गया है, उसके बाद रेजोल्यूशन दिया गया है। जैसे जो पहला सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, इस सैंपल का, we arrived much late at night. As we were approaching the house, we heard dogs barking in the darkness. Cecil and I felt scared as the wind was blowing from the mountain forest. The night air was extremely cold and damp in the last horrible winter. तो इसमें जो टोन भी नैरेटिव का जो इस नैरेटिव टेक्स्ट का टोन जो है वो भी देखने को मिलता है। इसमें जो हुक जो है, यानी जो नैरेटर जो है वो अपनी किस तरह से वो हुक क्रिएट करता है, यानी वो किस तरह से एक अट्रैक्टिव वे में इस नरेशन को, इसकी स्टार्टिंग जो है किस तरह से
बताता है, यानी इसकी जो बिगिनिंग है वो बहुत ही कैची है, जिसको हम हुक कहते हैं। वो किस तरह से इस हुक का यूज़ करता है। उसके बाद जो स्टोरी है, स्टोरी बिगिन हो जाती है। इसमें जो फर्दर सेक्शंस आ जाते हैं, फर्दर सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो पहला सेक्शन जो है, एक थीसिस स्टेटमेंट देख सकते हैं इसके अंदर। थीसिस स्टेटमेंट जो है, ये पूरी डिटेल्स जब हम देखेंगे, इसके अंदर मेन आइडिया क्या है, वो देखने को मिलता है। जैसे कि लास्ट लेट एट नाइट, या डॉग बार्किंग, या टोन ऑफ ईरीनेस, जो एक सेंस क्रिएट होता है, एक एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाता है, एक टोन दिखाता है, मूड दिखाता है। तो यहाँ पर इस नैरेटिव टेक्स्ट से, इस सैंपल से हमें इन एलिमेंट्स का पता चलता है, किस तरह से एलिमेंट्स को देखना चाहिए। तो ये सब हम देख रहे हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वर ओनली फ्यू मीटर्स फ्रॉम द ह्यूज हाउस which we heard shooting from behind. Three stout officers in Nazi uniform appeared, and one of them uh, asked us to produce our I-cards. And Cecil and I went frozen to scares. तो इस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से राइजिंग एक्शन दिखाया गया है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, किस तरह से नाजी ऑफिसर्स का आना, एक सिचुएशन, एक थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट होना, किस तरह से एक फ्रोजन सिचुएशन जो है, एक फील हो जाता है इन कैरेक्टर्स को। तो ये सब देखने को मिलता है, एक राइजिंग एक्शन देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है, एक लास्ट तक आते आते इस सेक्शन में बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में, इसमें टेंशन आ जाता है, इसमें टेंशन देखने को मिलता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और आखिरकार जो है इस टेक्स्ट में हम रेजोल्यूशन देखते हैं। जब फ्रैंक ने उसको अपना आई कार्ड दिखाया, और उन जो नाजी ऑफिसर्स हैं उन्होंने सल्यूट किया, और एक जो है एक फॉलिंग एक्शन यहाँ पर दिखा रहा है, और किस तरह से जो डार्कनेस जो है वो थ्री मैन्स किस तरह से डिसअपेयर हो रहे थे, और उसके बाद जो डार्कनेस जो है किस तरह से वो फॉलो कर रहे थे डार्कनेस को, यानी वो अंधेरे में गायब हो गए, और ऐसा लग रहा था कि जो डॉग बार्किंग है वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो उसका साउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फॉलिंग एक्शन दिखाया गया है, या एक इसको हम कह सकते हैं कंक्लूडिंग सेशन। तो कंक्लूडिंग सेशन में फॉलोइंग एक्शन इंक्लूड है, और फाइनल रेजोल्यूशन जो है इस सैंपल के अंदर देखने को मिलता है। फाइनल रेजोल्यूशन हम देख सकते हैं कि वी वर सेफ टू पास थ्रू द मोस्ट डेंजरस चेक पॉइंट एट द बॉर्डर, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट हॉरिबल एंड थ्रेटनिंग नाइट। सो ये जो है, ये एक एंड पॉइंट दिखाता है। यहाँ पर एक टेंशन जो है वो रिड्यूस होता है, एक रेजोल्यूशन यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, एक फाइनल एंडिंग जो है इस टेक्स्ट के अंदर इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से है जो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का, नैरेटिव टेक्स्ट का इस तरह से एनालिसिस करना पड़ता है, इस तरह से उसको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, इस तरह से उसकी वजाहत करनी पड़ती है। जो यूजुअली जो है प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी नैरेटिव टेक्स्ट की जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो 6 टाइप की प्रोबेबल क्वेश्चंस होती हैं। सबसे पहले या तो क्वेश्चंस वोकैबुलरी के बेसिस पे होती हैं, यानी किस टाइप की वोकैबुलरी जो है इस पर्टिकुलर नेक्स्ट नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर इंक्लूडेड होती है, या क्या चाहे वो एंटोनियम्स है, कौन से एंटोनियम्स हैं, कौन से सिनोनियम्स हैं, किस तरह से वर्ड्स हैं वो शामिल है इस नैरेटिव के अंदर, इस नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर। या कभी कभार जो है वो यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी रिलेटेड टू कैरेक्टर, रिलेटेड टू सिचुएशन, रिलेटेड टू द थीम, रिलेटेड टू मेन आइडिया। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इंटरप्रिटेटिव एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है, यानी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो है, ये सब भी देखने को मिलते हैं एक नैरेटिव टेक्स्ट में, ये सब देखने को मिलते हैं। या कुछ टेक्स्ट या कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेन आइडिया के अराउंड होते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिलेटेड टू मेन आइडियाज होती हैं। इस स्टोरी का मेन आइडिया क्या है, इसकी जो थीम क्या है, वो सब शामिल है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। या एक और फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो सपोर्टिंग आइडिया, यानी जो मेन आइडिया को छोड़कर जो सपोर्टिंग आइडियाज हैं इस पर्टिकुलर नैरेटिव के अंदर को, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
उसके बाद या तो क्वेश्चंस हम स्टाइल के रिलेटेड भी होते हैं या टोन के रिलेटेड भी होती हैं, नैरेटिव स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या जिसके अंदर बॉडी इंक्लूडेड है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन सब शामिल होते हैं, या थीसिस स्टेटमेंट भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सब 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम इस जो हमने एक सिंपल एग्जांपल ली है, जो इससे पहले जो हमने पढ़ी है, तो अगर इस रिलेटेड जो इस नैरेटिव टेक्स्ट को अगर हम कुछ इसके सवाल इसके बेसिस पे हम अगर हम प्रोबेबल क्वेश्चंस को देखते हैं, वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टाउट इन द अबव पैसेज? अबव पैसेज में एक वर्ड स्टाउट का इस्तेमाल हुआ है, या इस नैरेटिव के अंदर नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर जो स्टाउट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसका लिटरल सेंस क्या है, वो हमें बताना है। या जो या एट व्हाट टाइम इज द नैरेटिव सेट इन, किस टाइम पे ये पूरी कहानी जो है ये किस टाइम पे बयां की गई है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से ये नाइट सिचुएशन दिखाया गया है बॉर्डर पे, नाइट सिचुएशन, कोल्ड नाइट, ये सब दिखाया गया है। तो ये सेटिंग जो है ये इस तरह की थी। या एक और क्वेश्चन दिखा रेज हो सकता है इस सैंपल का कि व्हाई वाज द नैरेटर स्कैर्ड? नैरेटर जो है वो स्कैर्ड क्यों था? उसको क्यों डर लगा जब नाजी मिलिट्री यूनिफॉर्म में वो इनका आई कार्ड चेक करने आए थे, तो वो डर क्यों गए थे? उस पे भी क्वेश्चंस रेज किया जा सकता है। या जो इस क्वेश्चन के थीम के बेसिस पे भी सवाल किया जा सकता है, या टॉपिक जो है क्या ये जो टॉपिक है या इसका जो अनुमान है क्या ये सही है, क्या ये रिलेटेड टू पूरी स्टोरी के रिलेटेड है कि नहीं, इस पे भी सवाल किया जा सकता है। तो ये यूजुअली प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो देखने को मिलते हैं नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पढ़ने की हिकमत अमली, जिसके अंदर हम स्कैनिंग और स्किमिंग को हम देखते हैं। ये 2 सिचुएशंस हमने इससे ऑलरेडी भी पढ़ी थी पिछले यूनिट में, पिछली क्लास में हमने इन 2 स्ट्रैटेजीज को हमने डिस्कस किया हुआ था। तो रीडिंग स्ट्रैटेजीज में 2 स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है वो स्किमिंग है और दूसरी स्ट्रैटेजी है वो स्कैनिंग है। सबसे पहले ये स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो हम किसी भी टेक्स्ट को कॉम्प्रहेंड करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो नैरेटिव टेक्स्ट हो, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो, किसी भी टाइप ऑफ कोई भी किस्म जो है टेक्स्ट का, उसके लिए हम इन स्ट्रैटेजीज को हम यूज कर सकते हैं। तो स्किमिंग और स्कैनिंग जो है इससे हम एक क्विकली एक मेन आइडिया हम ले सकते हैं। मेन आइडिया क्या है, ये इसकी थीम क्या है, किस रिलेटेड जो ये स्टोरी है वो क्या है, इसके अंदर कैरेक्टर्स क्या है, इसके अंदर सिचुएशन किस सिचुएशन के बेसिस पे ये स्टोरी कही गई है। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्किमिंग की जाती है। स्किमिंग में टाइटल देखने को मिलता है, टाइटल, इंट्रोडक्शन, यानी पैराग्राफ जो है उसको शॉर्ट में पढ़ा जाता है। पैराग्राफ का जो जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को एक क्विक वे में पढ़ा जाता है। एक आइडिया जिस्ट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, एक जिस्ट हासिल किया जाता है। तो उसके लिए स्किमिंग मेथड यूज करते हैं। उसके बाद स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग एक सेकंड प्रोसेस है। स्कैनिंग हम तब करते हैं जब हम जब हमने स्किमिंग की हुई होती है तब हम स्कैनिंग करते हैं। तो स्कैनिंग में हम इस स्टोरी का जिस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि इस स्टोरी की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करने के लिए स्टोरी को पढ़ते हैं। यानी इस स्टोरी का जो इसके वोकैबुलरी, मेन वोकैबुलरी क्या है, इसकी जो कीवर्ड्स क्या है, वो सब स्कैनिंग के अंदर शामिल है। या किसी भी स्पेसिफिक डिटेल हासिल करने के लिए हम स्कैनिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्कैनिंग की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस टेक्स्ट को देखते हैं, द रेस्क्यू। तो जो रेस्क्यू है ये एक नैरेटिव टेक्स्ट है जिसमें दिखाया गया है कि जो 2 दोस्त होते हैं वो पीटर एंड माइकल जो है वो किस तरह से माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, वो किस तरह से माउंटेन पे चढ़कर पूरी वैली का जो नज़ारा उठाते हैं।
तो फिर किस तरह से एक हादसा उनके साथ पेश हो जाता है। वो इनमें से उनका एक दोस्त जो है वो पीटर पीटर जो है वो इस पहाड़ से गिर जाता है और उसकी उसको काफ़ी चोट लग जाती है और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में रहता है। और उसके बाद इसका दोस्त होता है माइकल, वो किस तरह से रेस्क्यू टीम की हेल्प लेता है, अपने दोस्त को बचाता है, जो पूरी खाई में गिर जाता है। तो रेस्क्यू टीम की मदद से वो अपने दोस्त को ढूँढता है और उसको मदद प्रोवाइड करता है। किस तरह से वो हेलीकॉप्टर में उसको लेता है, किस तरह से वो टीम को बुलाता है, उसको किस तरह से हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। तो पूरी इस नैरेशन के अंदर उसको देख सकते हैं। तो ये एक सैंपल एग्ज़ाम्पल है, ये एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को हम कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, यानी स्किमिंग और स्कैनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम क्विकली एक क्विक वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको जिस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ्स को ब्रेक करना है, यानी इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। 4-5 पैराग्राफ्स तो इसके अंदर है। उस पैराग्राफ में सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन जो है, पहली-पहली लाइन, फर्स्ट और आखिरी लाइन हर किसी पैराग्राफ में हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इनका जो मेन आइडिया जो है वो इस रेस्क्यू जो है नैरेटिव टेक्स्ट जो द रेस्क्यू है, वो उसका जो हासिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, यानी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, उसके लिए हम स्कैनिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्कैनिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनिंग स्ट्रैटेजी में या तो अगर हमें इससे पहले अगर हमने स्किमिंग का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है जो रीडर है उसको मेन आइडिया है कि ये जो पूरी स्टोरी है किसके रिलेटेड है। तो जब उसको ये आइडिया हो जाता है कि ये स्टोरी जो है इसका मेन आइडिया क्या है, तब वो कुछ सवाल रेज कर सकता है। उसके बाद उन सवालों का इस स्टोरी के अंदर, इस नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर जवाब ढूंढ सकता है, या किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, उसकी सिचुएशन को, उसको ढूंढ सकता है। तो उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। तो इन सब दो मेथड जो है बहुत ही यूजफुल है, कॉम्प्रहेंशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट में हमने देखा कि नैरेटिव टेक्स्ट है वो क्या होती है, नैरेटिव टेक्स्ट उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसको हमें किस तरह से पढ़ना है, नैरेटिव टेक्स्ट का जो इसके जो उसकी किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रैटेजीज पढ़ने की स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, राइटर किस तरह से अपनी जो चॉइस है वो यूज़ करता है, चाहे वो किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, चाहे नैरेटर जो है वो फिक्शनल स्टोरी चाहे वो फिक्शनल स्टोरी लिख रहा है या नॉन फिक्शनल स्टोरी लिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो स्टोरी को प्रेज़ेंट करता है। तो ये सब जो है ये हमने इस यूनिट में पढ़ा, इस यूनिट में जाना, किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करना है ऐसी नैरेटिव स्टोरीज़ को, ये सब हमने इस यूनिट में देखा। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 यानी आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, यानी दलीली मतन। तो दलीली मतन में इसका साखत सबसे पहले इसके मकासद को देखते हैं, वार्म अप थोड़ा करेंगे, फिर हम इस यूनिट के तारुफ को देखते हैं, तारुफ देंगे, फिर इस्तदलाली मतन यानी उसका ढांचा देखेंगे, फिर दलीली मतन का नमूना देखेंगे, यानी इसका जो पूरा स्ट्रक्चर उसको देखेंगे, ढांचे को देखेंगे। उसके बाद हम वजाहत करेंगे और पढ़ने की हिकमत अमली इसमें शामिल होती है। फिर स्किमिंग और स्कैनिंग, ये सब जो है ये किस तरह से आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में किस तरह से इन स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना है, और कुछ प्रैक्टिस जो है वो इस यूनिट में हम करेंगे और आखिरकार इस यूनिट का भी हम खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट यानी दलीली मतन जो है, इसका जो पर्पस है, इसको हम दलीली मतन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये हम इस यूनिट में जानेंगे। इसके पर्पस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो जानेंगे। किस तरह से आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी रहती है, टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहती है, टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स को किस तरह से आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उनको किस तरह से इन्फर करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, इवैल्यूएट करना है, आइडियाज को किस तरह से इवैल्यूएट करना है, ये सब इस यूनिट में देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस तरह से डेवलप करनी है, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट की एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस तरह से डेवलप करनी है, वो सब इस यूनिट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम
एक वार्म अप करते हैं। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट जो है वो आप अगर आपने किसी से भी आर्गुमेंट किया है, कभी भी किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हुआ है किसी से, आप उसको तसव्वुर कर सकते हैं और याद दिला सकते हैं कि किस बात पर आर्गुमेंट हुआ है। तो आर्गुमेंट यूजुअली हम कहते हैं कि ओपिनियन को या पॉइंट ऑफ व्यू को हम या अपनी आइडिया को प्रेजेंट करना, उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब उस अपनी आइडिया को जब हम प्रेजेंट करते हैं या तो हम किसी की या तो हम कुछ दलीलों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजाहत अपनी अपने जो आर्गुमेंट अपनी आइडियाज़ हैं उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, उनको किस तरह से पेश करना है, तो उनकी जो उनकी रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं या किसी रिसर्च की हम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, किसी कोड का की रेफरेंस का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हमारे जो आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग लगे, वो स्ट्रॉन्ग हो, उनका हम हवाला लेते हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आर्गुमेंट का अगर हम इसका लघवी माने देखते हैं, आर्गुमेंट का मतलब है एक्शंस आइडियाज को प्रेजेंट कर देना, या किसी भी आइडिया किसी भी एक्शन को किसी भी जो सिचुएशन को इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपनी ओपिनियन जो है उसको किस तरह से पेश करना है, वो सब आर्गुमेंट में इंक्लूडेड है। तो इसका जो लघवी माने हैं वो आइडियाज को प्रेजेंट करना है, लेकिन इन अ लॉजिकल सेंस। अगर इसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका जो माने देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट जो है वो ऑथर जो अपनी ओपिनियन पेश करने के लिए इस्तेमाल करता है या किसी भी सिचुएशन के रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के को लेकर अपनी एक राय पेश करता है, उसको हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो फैक्ट्स इसके अंदर फैक्ट्स शामिल रहते हैं, इसके अंदर पूरा स्टैटिस्टिक्स शामिल रहता है। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट जो है यूजुअली हम यहाँ पर फॉर्मल सिचुएशन की फॉर्मल आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट की बात करते हैं। तो जब हम फॉर्मल आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें फैक्ट्स शामिल हैं, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स शामिल है, सर्वे शामिल होता है, रिपोर्ट्स शामिल होती है, उसके अंदर डेप्थ नॉलेज रहती है। यानी जब भी एक नरेटर है, एक राइटर है, अपना एक आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट देता है तो उस टेक्स्ट के पीछे एक इन डेप्थ नॉलेज रहती है, उस टेक्स्ट के पीछे फैक्ट्स रहती हैं, सर्वे के बेसिस पे वो बात कहती है, सपोर्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे वो बात कही जाती है, या कभी कभार जो है वो राइटर जो है वो कोर्ट्स का हवाला देकर अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाता है, या उसके अंदर फैक्ट्स होती हैं, रीजंस होती हैं, एविडेंसेस होती हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, एक लॉजिक रहता है उसकी उसके पीछे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को वो जो नरेटर है मल्टीपल मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इस आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर वो इंक्लूड करता है। उसके बाद अपना एक पर्सपेक्टिव बताता है और अपनी पर्सपेक्टिव बताने के लिए एक सपोर्टिंग आइडिया का इस्तेमाल करता है, एक सपोर्टिंग रिसर्च का इस्तेमाल करता है। तो उसको हम आर्गुमेंटेटिव एसेज कहते हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेज का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी उसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसके बाद बॉडी होती है, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत सारी एलिमेंट्स शामिल रहती है, 3 to 5 यूजुअली पैराग्राफ्स में इंट्रोडक्शन जो है वो बयां की जाती है। उसके बाद बॉडी जो है, बॉडी के अंदर आर्ग्यूमेंट बताया जाता है, उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद फाइनली एक डेटा जो पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करता है, वो सब बातें इसमें शामिल रहती हैं। और उसके बाद कंक्लूजन में एक समराइज किया जाता है, जो इंट्रोडक्शन और बॉडी में जो भी कहा गया है, जिन आइडियाज के बारे में बताया गया है, उनको समराइज करके पेश किया जाता है। तो वो सब कंक्लूजन के अंदर शामिल रहती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट सैंपल्स की। अगर हम जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट सैंपल जो है इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, इस आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट सैंपल की हम एक मिसाल लेते हैं बाय जैमल हैमोंड। जैमल हैमोंड ने एक रीजन दिया है, एक आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट लिखा है, परफॉर्मेंस एनहांस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हैज नो प्लेस इन स्पोर्ट्स। तो वहाँ पर वो स्पोर्ट्स में कौन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो वो सब जो है जैमल हैमोंड जो है वो सब अपने इस आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में शामिल करता है।
तो उसको उसकी अगर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे किस तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर में उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैमल ने हेमोंड ने क्या बताया है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बॉडी को क्या बताया, बॉडी के अंदर क्या शामिल किया है, कंक्लूजन जो है इसका किस तरह से कंक्लूड किया है इस अपने इस आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को, वो सब जो है इस हेमोंड के इस आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो उसने उसने रीज़न भी दिया है जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है स्पोर्ट्स के अंदर, वो जो अपना स्पोर्ट्स का एक मज़ा रहता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हैमॉन्ड जो है, ये सब बातें अपनी इस आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में कहता है और अपनी बहुत सारी रिसर्चेज़, बहुत सारी सपोर्टिंग आइडियाज़ का मदद लेता है, बहुत सारी डेटा का मदद लेकर वो अपनी इस आर्गुमेंट को आगे रखता है। तो ये सब जो है हैमॉन्ड की एग्ज़ाम्पल में इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल को हम तफ़सील से इसको देख सकते हैं। इसके बाद रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे अगर हम आते हैं, रीडिंग स्ट्रैटेजी भी जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट के रीडिंग स्ट्रैटेजी हैं, वो भी स्किमिंग और स्कैनिंग है। स्किमिंग जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है, ये स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये एक क्विक वे में किस तरह से एक जिस्ट हासिल करना है, किस तरह से एक मेन आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, एक मेन आइडियाज़ जो है के बारे में हासिल करना है, वो सब जो है स्किमिंग और स्कैनिंग में शामिल है। तो आपका शुक्रिया।